Sabaydi Kaniko Tatongdi Unklo Unklo Sabaydi Kaniko Tatongdi Unklo Unklo Kapangi Bodol Sheba Dumsidi Lama Kolo Kana Baydi O Marishon Kajani O Kijishon निकलकर विकास की खुशबू जन जन तक पहुंचेगी। विकास के इस गुलदस्ते में बीते 8 वर्षों की मेहनत से तैयार विशाल बगीचे का प्रतिबिंब भी है। चाहे बात सामान्य मानवी के लिए हेल्थ केयर की हो या फिर वेल्थ क्रिएशन की हो, चाहे बात किसान को सशक्त करने की हो या जल संरक्षण की हो, आज पहली बार देश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानवीय स्वरूप दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा ह्यूमन टच जो आज हर किसी के जीवन को स्पर्श कर रहा है। हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना हमारे सोशल इंफ्रा का उदाहरण है। काशी, केदारनाथ, उज्जैन से लेकर पंढरपुर तक हमारे आस्था स्थलों का विकास हमारे कल्चरल इंफ्रा का उदाहरण है। 45 करोड़ से ज्यादा गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने वाली जनधन योजना हमारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। नागपुर एम्स जैसे आधुनिक अस्पताल खोलने का अभियान, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का अभियान हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। और सब में जो बात कॉमन है वो है मानवीय संवेदनाओं का तत्व, ह्यूमन टच, संवेदनशीलता। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ निर्जीव सड़कों और फ्लाईओवर तक नहीं समेट सकते, इसका विस्तार कहीं ज्यादा बड़ा है। और साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में संवेदना नहीं होती, उसका मानवीय स्वरूप नहीं होता, सिर्फ ईंट, पत्थर, सीमेंट, चूना, लोहा दिखता है, तब उसका नुकसान देश की जनता को उठाना पड़ता है, सामान्य मानवी को उठाना पड़ता है। मैं आपको गोसीखुर्द डैम का उदाहरण देना चाहता हूं। 30-35 साल पहले इस डैम की नींव रखी गई थी और उस समय उसका अनुमानित खर्च 400 करोड़ रुपए के आसपास था। लेकिन वर्षों तक संवेदनाहीन कार्यशैली के कारण वर्षों तक वो डैम पूरा नहीं हो पाया। अब डैम का अनुमानित खर्च 400 करोड़ से बढ़कर के 18,000 करोड़ रुपए हो गया। 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इस डैम का काम तेज हुआ है, हर समस्या को सुलझाया गया है। मुझे संतोष है कि इस वर्ष ये डैम पूरा भर पाया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इसके लिए 3 दशक से ज्यादा लगे, तब जाकर
इसका लाभ गांव को, किसान को मिलने लगा। भाइयों बहनों, आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है भारत की सामूहिक ताकत। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। बीते दशकों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विकास को सीमित रखते हैं तो अवसर भी सीमित हो ही जाते हैं। जब शिक्षा कुछ ही लोगों, कुछ ही वर्गों तक सीमित थी तो राष्ट्र का टैलेंट भी पूरी तरह निखर कर सामने नहीं आ पाया। जब बैंकों तक कुछ लोगों की पहुंच थी तो व्यापार कारोबार भी सीमित ही रहा। जब बेहतर कनेक्टिविटी केवल कुछ शहरों तक सीमित थी तो ग्रोथ भी उसी दायरे तक सीमित रही। यानी विकास का पूरा लाभ ना तो देश की बड़ी आबादी को मिल पा रहा था और ना ही भारत की असली ताकत उभर के सामने आ पा रही थी। बीते 8 वर्षों में हमने ये सोच और अप्रोच दोनों बदली है। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास इस पर बल दे रहे हैं। और जब मैं सबका प्रयास कहता हूं तो इसमें हर देशवासी शामिल है और देश का हर राज्य शामिल है। छोटा बड़ा जो भी हो, सबका सामर्थ्य बढ़ेगा तब जाकर भारत विकसित बनेगा। इसलिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं जो पीछे रह गए, वंचित रह गए, जिनको छोटा समझा गया। यानी जो पहले वंचित था वो अब हमारी सरकार की वरीयता में है। इसलिए आज छोटे किसानों के लिए वरीयता के आधार पर काम किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का बड़ा लाभ यहां विदर्भ के किसानों को भी मिला है। ये हमारी ही सरकार है जिसने पशुपालकों को वरीयता देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। हमारे रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन, स्ट्रीट वेंडर्स, उन भाई बहनों को भी पहले कोई पूछता नहीं था, वो भी वंचित थे। आज ऐसे लाखों साथियों को भी वरीयता देते हुए बैंक से आसान ऋण मिल रहा है। साथियों, वंचित को वरीयता, वंचित को वरीयता, इसका एक और उदाहरण हमारे आकांक्षी जिलों का भी है। देश में 100 से अधिक जिले ऐसे हैं जो आजादी के इतने दशकों बाद भी विकास के अनेक पैमानों पर बहुत पीछे थे। इनमें से ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र थे, हिंसा से प्रभावित क्षेत्र थे। इनमें मराठवाड़ और विदर्भ के भी अनेक जिले शामिल हैं। बीते 8 वर्षों से हम देश के ऐसे ही वंचित क्षेत्रों को तेज विकास की ऊर्जा का नया केंद्र बनाने पर बल दे रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है वे भी
इसी सोच और अप्रोच का प्रकट रूप है। साथियों, आज आपसे बात करते हुए मैं महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाड़ी को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वादे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। आज एक ऐसे समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ में भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। हम सबको याद, पहली औद्योगिक क्रांति आई, हिंदुस्तान उसका लाभ नहीं उठा पाया। दूसरी तीसरी औद्योगिक क्रांति में भी हम पीछे रहे, लेकिन आज जब चौथी औद्योगिक क्रांति का समय है, तो भारत इसे गंवा नहीं सकता। मैं फिर कहूंगा, ऐसा अवसर किसी देश के पास बार बार नहीं आता। शॉर्टकट से कोई देश चल नहीं सकता। देश की प्रगति के लिए स्थायी विकास, स्थायी समाधान के लिए काम करना, एक लॉन्ग टर्म विजन बहुत ही जरूरी है। और स्थायी विकास के मूल में होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक समय दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया भी गरीब देश था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उस देश ने अपना भाग्य बदल दिया। आज खाड़ी के देश इतना आगे इसलिए भी है, और लाखों भारतीयों को वहां रोजगार मिलता है, लाखों भारतीयों, क्योंकि उन्होंने भी बीते 3-4 दशकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, आधुनिक किया है और फ्यूचर रेडी किया है। अरे कब आपको पता होगा, आज हिंदुस्तान के लोगों को सिंगापुर जाने का मन करता है। कुछ दशक पहले तक सिंगापुर भी एक सामान्य आइलैंड कंट्री हुआ करता था। फिशरी से कुछ रोजी रोटी लोग कमा लेते थे, लेकिन सिंगापुर ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया, सही आर्थिक नीति चला, और आज वो दुनिया की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा केंद्र बना हुआ है। अगर इन देशों में भी शॉर्टकट की राजनीति हुई होती, टैक्स पेयर का पैसा लुटाया गया होता, तो ये देश कभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते जहां आज है। देश ही सही, भारत के पास अब ये अवसर आया है। पहले की सरकारों के समय हमारे देश के ईमानदार करदाताओं ने
जो पैसा दिया वो या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या फिर बैंक को मजबूत करने में खप गया। अब समय की मांग है कि सरकारी खजाने की पाई पाई का उपयोग देश की पूंजी युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के निर्माण पर खर्च होनी चाहिए। मैं आज भारत के हर युवा से आग्रह करूंगा, हर टैक्स पेयर से आग्रह करूंगा, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक दलों को, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। दुनिया के कई देशों में हमने आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये ऐसी कुनीति की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह होते देखा है। हमें मिलकर भारत को ऐसी कुनीति से बचाना है। हमें याद रखना है, एक और आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली दिशाहीन कुनीति और सिर्फ स्वार्थ है। वहीं दूसरी ओर देशहित और समर्पण भाव है, स्थायी विकास, स्थायी समाधान का प्रयास है। आज भारत के युवाओं के पास जो अवसर आया है हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। और मुझे खुशी है कि आज देश में स्थायी विकास और स्थायी समाधान को सामान्य मानवी का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अभी पिछले सप्ताह गुजरात में जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो स्थायी विकास और स्थायी समाधान की आर्थिक नीति, विकास की रणनीति का परिणाम है। मैं शॉर्टकट अपनाने वाले ऐसे राजनेताओं को भी आदरपूर्वक कहूंगा कि स्थायी के विजन को समझिए, उसके महत्व को समझिए। आज देश के लिए उसकी कितनी जरूरत है उसको समझिए। शॉर्टकट के बजाय स्थायी विकास करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं, बार बार चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे दलों को मैं कहना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है जब आप देश हित को सर्वोपरि रखेंगे तो शॉर्टकट की राजनीति का रास्ता भी जरूर त्याग करेंगे। भाई और बहनों, एक बार फिर महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं मेरे नौजवान दोस्तों से कहता हूं, ये जो मैंने आज 11 सितारे दिखाए हैं, जो मैंने आज 11 सितारों की आपके सामने गिनती की है, ये 11 सितारे आपका भविष्य गढ़ने वाले हैं, आपके लिए अवसरों को जन्म देने वाले हैं। और यही रास्ता है, यही रास्ता सही है। एषः पंथः, एषः पंथः, इस मंत्र को लेकर के आइए पूर्ण समर्पण भाव से अपने आप को खपा दे। 25 साल का ये मौका हम जाने नहीं देंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।
বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ, বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ। চারিদিকে বইছে এবার উন্নয়নের ঢেউ। পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি, পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি। 3 লক্ষ মানুষের হয়েছে স্বপ্ন পূরণ। আপনাদের সহায়তায় আসছে প্রশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটা, গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটাই, মানুষের অধিকার ঘরে ঘরে আবার আসছে সুখের দিন, হচ্ছে বিকাশ মিটিং, প্রতি ব্লকে পঞ্চায়েতে গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়ন, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন। এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবেই হবে। वो अनायास ही प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंच जाते हैं। उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण बात होती है और उनके साथ में जिसको कहते हैं कि हल्की फुल्की गपशप, छोटी सी गुफ्तगू, उनके बारे में जानते हैं, कुछ अपनी बात बताते हैं। तो ये एक बड़ा अविस्मरणीय क्षण होता है उन लोगों के लिए, उन नागरिकों के लिए, सामान्य मानवी के लिए, कि किस तरह से बेहद सहज तरीके से, सरल तरीके से प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंच जाते हैं और उनसे अपनी बातचीत करते हैं। निश्चित तौर पर उत्साहित होते हैं। उनके लिए भी ऐसा एक अविस्मरणीय क्षण होता है। जो बच्चे हैं, ये देखिए, ये इस मेट्रो राइड में प्रधानमंत्री के साथ में कुछ स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री उनसे बात करते हुए। तो बेहद सहज तरीके से प्रधानमंत्री लोगों के साथ में बातचीत करते हैं और जो आम नागरिक हैं, सामान्य लोग हैं, उनके बीच में किसी परिवार के व्यक्ति की तरह घुल मिल जाते हैं। लोग भी बहुत सहज होकर उनके साथ में बात करते हैं और ये देख रहे हैं कि किस तरह से मेट्रो ट्रेन में प्रधानमंत्री ने यात्रा की, एक मेट्रो राइड ली और उस मेट्रो राइड के दौरान ये जो छात्र हैं ये उनके साथ बैठे हुए हैं और उनके साथ गुफ्तगू करते हुए, कुछ कुछ बातचीत करते हुए पीछे चल रहा है। ये तस्वीरें जो है अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं कि किस तरह से चाहे वो सामान्य नागरिक हो, खासतौर पर स्टूडेंट से इंटरैक्ट करने में प्रधानमंत्री बहुत रुचि रखते हैं और बहुत कई बार रोचक जानकारियां भी उनके साथ साझा करते हैं। इस तरह की तमाम हम पहले भी देख चुके हैं और आज जब इस फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने इसी तरह से एक जो स्टूडेंट्स का दल था उनके साथ में बातचीत की, उनको अपने पास में बैठाया और उनके साथ संवाद स्थापित किया। ये देखिए, अपने बारे में, कुछ अपने साथियों के बारे में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बता रहे हैं। और बहुत बड़ा दिन है आज महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए जिस तरह से विकास की तमाम परियोजनाएं, 75 करोड़ रुपए की परियोजनाएं एक दिन में प्रधानमंत्री उनका शिलान्यास करेंगे और वो योजनाएं जिनका प्रधानमंत्री ने 2016 में, 2017 में, 2019 में
का शिलान्यास किया था, उन सब का मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जब बात करें तो वो उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने 2016 में किया था और ये कहा जा रहा था कि यात्री सुविधाओं में जबरदस्त इजाफा होगा उससे। वो भी बनकर तैयार है। आज शाम प्रधानमंत्री आज दोपहर के बाद उसका भी उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता योगेश शीतल मौजूद हैं। योगेश, किस तरह से आज न सिर्फ नागपुर के लिए बल्कि महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए आज बड़ा दिन है। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र और गोवा के लोगों को समर्पित करेंगे। देखिए, अगर राज्य बात करें, नागपुर की बात, अगर महाराष्ट्र और गोवा की अगर बात करें तो ये लगता है कि इतने करोड़ की योजनाएं हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक पुश जो पीएम गति शक्ति कार्यक्रम है उसके तहत जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन आप क्षेत्र वाइज देखेंगे, रीजन वाइज देखेंगे तो मराठवाड़ा, नॉर्थ महाराष्ट्र और विदर्भ, इसके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सागरमाला या सड़कमाला परियोजना सरकार ने शुरू किया था उसको लेकर एक बहुत बड़ा लीड है। और जितने भी जो 10 जिले बताए जा रहे हैं, जो 10 जिलों से सड़क जारी है, इसके अलावा 14 ऐसे जिले हैं जहां वो सीधे सीधे ये महामार्ग जो वो प्रभावित कर रहा है, वहां से सीधे सीधे कनेक्टिविटी जो है वो इंश्योर हो रही है। इसके अलावा अगर आप मेट्रो कनेक्टिविटी की बात देखें तो नागपुर को लेकर चाहे महाराष्ट्र के किसी भी जो बड़े जो जिले हैं, नागपुर को उपराजधानी भी कही जाती है। इससे पहले पुणे में जो कि सांस्कृतिक राजधानी है वहां मेट्रो शुरू हो चुकी है। अगर आप नागपुर की बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ काफी तेजी से हो रहा है, शहर काफी ज्यादा विकसित हुआ है, ऐसे में जो डिमांड थी ट्रांसपोर्टेशन की वो भी समय के साथ बढ़ रही थी, उसको कैटर करने के लिए जो है ये सब मेट्रो की जो फैसिलिटीज है, इसके अलावा ऑल्टरनेट मीडियम जो है, चाहे बैटरी ऑपरेटेड या रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो पूरे सरकार का क्लाइमेट चेंज को पॉइंट में रखते हुए उन सब चीजों को मिला के मोबिलिटी सर्विसेज जो है उसको पुश दिया गया है। तो अगर आप देखें मेट्रो को लेकर तो आज का जो कार्यक्रम है, जो खापरी जहां पे भी प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 2 लाइन जो मेट्रो की है उसको यहाँ वो हरी झंडी दिखाएंगे। एक ऑरेंज लाइन है और एक एक्वा लाइन है। तो इसके अलावा पीएम अभी इस वक्त जो मेट्रो में ट्रेवल भी कर रहे हैं और जो छात्राएं हैं उनसे कर रहे हैं। ओवरऑल जैसा कि आपने सही कहा, करीब 75 करोड़ की योजना है, 75,500 करोड़ की योजना है जिसको लेकर आज समर्पित किया जा रहा है महाराष्ट्र और गोवा के लोगों को। इस मेट्रो लाइन का जो डेवलपमेंट है, जो मेट्रो का पहला फेज है, उसके बारे में भी जानकारी दें, कितना महत्वपूर्ण रहा है और उसके साथ ही साथ कितने लोगों को ये कैटर करेगा, और जो दूसरा जो फेज है मेट्रो का उसके बारे में जानकारी दें जिसका आज प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। देखिए, जो पहला फेज है करीब 8,650 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले फेज में किया गया। इसको लेकर बेसिकली जो महाराष्ट्र का जो सिटी, जो नागपुर का जो सिटी एरिया है उसको ये जोड़ता है। ये पहला मेट्रो का जो चरण था। जो दूसरा चरण जिसका आज आधारशिला जिसकी रखी जाने वाली है उसमें जो है करीब 67,500 करोड़ जो है उसकी कीमत जो है उससे पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बना है। अगर बात करें अगर फेज वाइज तो देखिए 2 लाइन है बेसिकली, एक तो ऑरेंज लाइन है और एक्वा लाइन है जिसपे ट्रांसपोर्टेशन होगा। अगर एरिया वाइज अगर आप बात करेंगे तो जो सिटी का आउटस्कर्ट है वहां इसको जो है स्ट्रेच करने की जो है वो बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट का वो ध्येय है। जो नागपुर से कटे हुए इलाके हैं वहां तक मेट्रो को एक्सटेंड किया जाना है। आज जो पीएम का मेन कार्यक्रम है वो फेज 2 के जो है आधारशिला को लेकर है और पहला जो फेज हो चुका है उसका जो शिलान्यास है, जो उसका जो राज्य को समर्पित करेंगे, जो देश को समर्पित करेंगे उसका कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मुंबई में मेट्रो की इस वक्त मुंबई में मेट्रो ऑलरेडी चल रहा है और कुछ अगले चरण का काम भी चल रहा है। इसके अलावा पुणे में जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि पुणे में योजनाएं मेट्रो की ऑलरेडी चली हैं, खुद पीएम ने उसको इनॉग्रेट भी किया था और नागपुर जो है वहां पे कुल मिलाकर मेट्रो मिल रहा है। तो जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि ओवरऑल जो कनेक्टिविटी को लेकर सरकार का पुश है उसके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। जी, निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये अभी जो चलती मेट्रो ट्रेन में यात्रा किया है प्रधानमंत्री ने और मेट्रो राइड लिए जैसा कि हमने तमाम यात्रियों से उन्होंने संवाद स्थापित किया है। एक
जो रेलवे से जुड़ी हुई दूसरी परियोजनाएं हैं, नागपुर इटारसी तीसरी लाइन परियोजना के नरखेर खंड को प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा समृद्धि चर्चा है जो कि नागपुर से शिरडी को जोड़ रहा है। इस समृद्धि महामार्ग में भी जानकारी दें और जो रेलवे की परियोजना है उसके विषय में दर्शकों को।